नमस्कार, मैं हूं नीलू। अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का स्वागत है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी दलों ने अपनी अपनी सियासी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। इस सीट पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपने दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र अमन गिरी को गोला विधानसभा में अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की कोशिश क्षेत्र के लोगों के विकास कार्यों के साथ ही सहानुभूति के जरिए वोट समेटने की है, तो वहीं सपा मौजूदा सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए इस सीट को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। एसपी के विनय तिवारी को मैदान में उतारा गया है, तो इस बार टक्कर अच्छी खासी गोला गोकर्णनाथ में देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सिंपैथी वोट पाने के चक्कर में अमन गिरी को उन्होंने उतारा है अपने पिता की सीट पर, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने भी यहां पर कड़ी टक्कर देते हुए अपने प्रत्याशी विनय तिवारी को उतारा है। अब देखना होगा कि किस पक्ष में गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव चाहता है। और सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में सीएम योगी प्रचार करेंगे। गोला गोकर्णनाथ में 31 अक्टूबर को सीएम की रैली होगी। इसके बाद हिमाचल विधानसभा के चुनाव में भी सीएम प्रचार करेंगे। सीएम योगी हिमाचल में 8 और 10 नवंबर को चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी हिमाचल में 10 से ज्यादा रैली को और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। और लखनऊ के वीआईपी इलाके गौतमपल्ली से लगी मार्टिन पुरवा की नूर मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को पुलिस प्रशासन ने उतरवा दिया है। कुछ महीने पहले भी उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने और उतारने की कार्रवाई की गई थी। तो नूर मस्जिद में लाउड स्पीकर को उतारा गया है। लखनऊ में नूर मस्जिद स्थित है, गौतमपल्ली की नूर मस्जिद। और अभी कुछ दिन पहले की बात की जाए तो हमने देखा था कि किस तरह से लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने या फिर उतारने की प्रशासन ने ताकीद की थी, और एक बार फिर से नूर मस्जिद में लाउड स्पीकर जो है उसे उतारा गया है। राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके गौतमपल्ली के ठीक बगल में मार्टिन पुरवा नाम की एक बस्ती है। बस्ती में नूर मस्जिद पर लगे हुए लाउड स्पीकर को प्रशासन ने उतरवाया है। मस्जिद प्रशासन के लोगों का कहना है कि गौतमपल्ली थाने से कुछ सिपाही आए थे। उनका कहना था कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ के चलते तमाम लोगों को दिक्कत हो रही है। ये भी कहा गया कि वीआईपी इलाका है, आसपास तमाम मंत्री, अफसर और जजेस रहते हैं जिनको इस आवाज़ से शिकायत है। हालांकि खुले तौर पर तो किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी के बारे में नहीं कहा गया। मस्जिद प्रशासन के लोगों का कहना है कि 3 रोज़ पहले भी उन्होंने अपने लाउड स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल कम कर दी थी, लेकिन बावजूद इसके कल फिर गौतमपल्ली थाने के सिपाही आते हैं और कहते हैं कि इस लाउड स्पीकर को उतरवा दिया जाए। लिहाजा मस्जिद प्रशासन ने अब नूर मस्जिद के इस लाउड स्पीकर को उतरवा दिया है। हालांकि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाकर तमाम धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया था, जो नियम कायदे कानूनों को ताक पर रख के बजाए जा रहे थे। कोर्ट की एक आदेश के बाद जितनी ध्वनि होनी चाहिए उनको उतनी ही रखने के आदेश दिए गए थे या लाउड स्पीकर को उतारने के आदेश दिए गए थे। बड़ी कार्रवाई हुई थी, हज़ारों लाउड स्पीकर्स उतरवाए गए थे और आवाज़ भी कम करवाई गई थी। लेकिन अब राजधानी लखनऊ के वीआईपी इलाके में ये लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई हुई है। लिहाजा ये अभियान एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस इलाके के चंद कदमों की दूरी पर ही मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों, अफसरों और जजेस के बंगले भी हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट आज शासन तक पहुंचेगी और सभी जिलों में सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस बीच न्यूज़ 18 से बातचीत में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सर्वे के बाद किसी मदरसे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर्वे मदरसों के ताजा हालात को जानने के लिए किया गया था।
सर्वे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहाँ बेसिक जानकारी वहाँ इकट्ठा करके और अच्छी तालीम हमारे नौजवान को मिले, इस सोच के साथ की जा रही थी। कई विपक्षी दल के नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कैसे मुस्लिम समाज सशक्त होकर आगे बढ़ेगा। उन्होंने इसका विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज ने इन सर्वे का सपोर्ट करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज का मुसलमान ये तरक्की पसंद मुसलमान है, ये शिक्षित होकर आगे बढ़ना चाहता है, हमारे नौजवान अच्छी शिक्षा लेकर बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़े। इस सोच के साथ हमारा समाज काम कर रहा है और यही सोच समाज की योगी सरकार इसी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो अभी सर्वे में सामने आ जाएंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी और आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा? देखिए, किसी मदरसे पे कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। ये एक सर्वे है और सर्वे जानकारी जुटाने के लिए सरकार कोई योजना, कोई पॉलिसी, कोई स्कीम लाती है तो सरकार के पास जब सही आंकड़े होंगे तब किसी भी योजना में ठोस तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और इस सर्वे के बाद ना किसी पे कार्रवाई होगी, ना कोई मदरसे पे कोई ऐसे हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। हम मदरसों के ढांचे को योगी सरकार ने लगातार और अच्छा और बेहतर बनाने का काम किया है और हम आगे भी ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे उनको कैसे अच्छी योजनाएं उसमें ला सकते हैं। सरकार की अलग अलग योजनाएं, नई रोशनी, नई उड़ान, सीखो कमाओ, इन तमाम योजनाओं को कैसे उन मदरसों में ले जाकर वहाँ के जो नौजवान पढ़ रहे हैं उनको भी तालीम में और बेहतर सुविधाएं दे, इन दिशा में काम करेंगे। और लखनऊ में मदरसे के औचक निरीक्षण करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे। गोमती नगर में मदरसे का औचक निरीक्षण किया। ये दारुल उलूम वारसिया मदरसा है जिसके निरीक्षण के लिए दानिश अंसारी पहुंचे हुए थे। कल्याण मंत्री दानिश आजाद आज गोमती नगर के एक मदरसे में पहुंचे हैं जहां पर अंग्रेजी की क्लास चल रही है और इत्तेफाक देखिए कि मदरसे में मौलाना साहब जो क्लास पढ़ा रहे हैं उसमें ब्लैक बोर्ड में साफ साफ लिखा है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। एक ऐसे शख्स की वो कहानी सुना रहे हैं अंग्रेजी के इस क्लास में जो बहुत अच्छा है लेकिन सुस्त है, वो काहिल है। तो सुस्ती और काहिल होने के चलते वो क्या नहीं कर पाया। बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। दानिश साहब, जैसा भी मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं कि एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति तो है लेकिन वो आलसी है, सुस्त है, काहिल है। तो क्या आपको लगता है आपके विभाग में भी कुछ अच्छे मंत्री जरूर आए, सरकारी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती और आलस रहा है जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है लगातार हमने मदरसे की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम किया। हाँ, हालांकि जो आपने सवाल पूछा ये पिछली सरकारों पे लाजमी थे। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों के बेहतर तालीम के लिए उन्होंने कभी कोई ठोस काम नहीं किया। 2017 के बाद से योगी सरकार ने मदरसों की तस्वीर बदली है। आज आप देखिए, मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ हम साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं। अभी हमारे मौलाना साहब इंग्लिश में देखिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं मौलाना साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर यही तेज़ अगर आप पढ़ाएं ताकि हम लोग भी सुन पाएँ कि इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बता रहा था कि एक ऐसा इंसान था जो काहिल है, नौजवान है, बहुत अच्छा इंसान है, मगर इंग्लिश की क्लास है और देखिए इंग्लिश में हमारे बच्चे इंग्लिश में भी अच्छा पढ़ें। अवेयर ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज से अवेयर होना भी जरूरी है। अब ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेटर नोएडा में घर घर पहुंचेगा गंगा जल। 800 करोड़ की गंगा जल परियोजना हापुड़ कैनाल से नोएडा लाया जा रहा है। 23 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। भूमिगत पाइपलाइन ये होगी। 31 अक्टूबर को सीएम इसका लोकार्पण करने वाले हैं। तो ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। काफी दिनों से गंगा जल का इंतजार यहां पर किया जा रहा था, अब वो इंतजार खत्म होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में घर घर पहुंचेगा गंगा जल। 800 करोड़ की गंगा जल परियोजना हापुड़ कैनाल से नोएडा तक लाया जाएगा। 23 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई है और 31 अक्टूबर को सीएम इसका लोकार्पण करने वाले हैं। सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। पाइप का जाल भी बिछा लिया गया है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ग्रेटर नोएडा वासियों को गंगा जल मिलने लगेगा।
योगी आदित्यनाथ 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर नोएडा आ रहे हैं। इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को बड़े तोहफे दे रहे हैं। इसमें एक तो प्रदेश का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे, दूसरा ग्रेटर नोएडा में घर घर गंगा जल पहुंचाने की परियोजना का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजना पिछले 17 साल से फंसी थी, जो अब पूरी हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ 1 नवंबर को गंगा परियोजना का लोकार्पण करेंगे। ये परियोजना कैसी है और कैसे लोगों को स्वच्छ जल घर घर पहुंचेगा, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोजेक्ट मैनेजर आसिफ। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कैसे जल शोधित होकर लोगों के घरों तक पहुंचेगा। आसिफ जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि ये परियोजना क्या है और कैसे गंगा जल हापुड़ से यहाँ तक लाए और घरों तक कैसे पहुँचाएंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, अपर गंगा कैनाल हापुड़ तक आती है। हापुड़ से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इरिगेशन से एक हेडवर्क्स बनवा के वहाँ पे एक इंटेक का निर्माण किया है। इंटेक पे इस प्लांट के सारा जल लिया जाता है और वहाँ पे सेडिमेंटेशन का कार्य करा जाता है, जिससे रेत इस जल से अलग हो जाती है। वहाँ से एक 17.5 किलोमीटर पाइपलाइन के द्वारा पल्ला गांव में स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक वो पानी को लाया जाता है। यहाँ पर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये 210 MLD कैपेसिटी का है, जो एक बड़ी ग्रेटर नोएडा की बड़ी आबादी को कवर कर लेगा। हम देख रहे हैं बड़े बड़े टैंक बने हुए। हम अपने अंकित कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाइए लोगों को कि कैसे जल स्टोर किया गया है गंगा जल और कैसे घरों तक जाएगा। आसिफ बताएंगे कि स्टोर किया हुआ जल कैसे लोगों के घरों तक पहुंचेगा। ये पानी सबसे पहले आने वाले बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में आता है, जहाँ पे इसमें ना एलम, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, उसकी डोजिंग करी जाती है। उसके बाद ये एक भूमिगत पाइप से नीचे से ये जल जो है क्लैरिफायर में आता है और ये क्लैरिफायर से वियर के सहारे होता हुआ इस चैनल में जाता है। दावा किया जा रहा है कि गंगा जल जो ये पहुंचेगा लोगों के घरों तक बिना आरओ के ये पी सकते हैं लोग। ये बिल्कुल शुद्ध गंगा जल है, जैसा आपको गंगोत्री में मिलता है, सेम क्वालिटी गंगा जल आप इसको ले सकते हैं बिना किसी आरओ के, बिना किसी प्यूरिफिकेशन के। इवन बिल्कुल आप इसे निश्चिंत होकर के सेवन में ले। हमारा अंदाजा है कि लगभग ग्रेटर नोएडा की मौजूदा 40% आबादी आसानी से इस जल से कवर हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका रैपिड ग्रेविटी सेंट फिल्टर है। वही जल जो वहाँ से आ रहा था, हमने इसको फिल्टर बेड में लिया है। फिल्टर बेड के अंदर अलग अलग साइज के रेत के कण और पत्थर के कण होते हैं। ये बड़ी प्राचीन तकनीक है और वर्ल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड है ये फिल्ट्रेशन में। इसके बाद पानी जो है इससे धीरे धीरे निथर के नीचे चला जाता है और नीचे जाके एकदम शुद्ध गंगा जल फाइनल मिल जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो भी है वो कीटाणु रह सकते हैं, बाकी किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती है। तो ये जल शुद्धता का जो आखिरी चरण है वो ये वाला लास्ट है। ये लास्ट शुद्धिकरण का ये लास्ट है। इसके बाद खाली हम डिसइंफेक्टेशन की प्रोसेस जो क्लोरीनेशन डोजिंग करते हैं वो रह जाती है। यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है उसको क्या कहते हैं? ये फिल्ट्रेशन है। और ये देख सकते हैं कि न्यूज 18 आपको बता रहा है और पहली बार टीवी पे दिखा रहा है कि किस तरीके से ये गंगा जल आप लोगों के घरों तक पहुंचेगा। और अफसरों का दावा है कि बिना आरओ के इस जल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको फिल्ट्रेशन में 3 चरणों से गुजारा गया, यानी जल का शुद्धिकरण 3 चरणों से गुजरा है। इसके बाद लोगों के घरों तक पहुंचेगा। कैमरामैन अंकित के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। और ठंड बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ाने से सांस के रोगियों को दिक्कत हो रही है। पूरे एनसीआर में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 2-3 दिन यानी दिवाली के बाद से ही नोएडा की हवा प्रदूषित हो गई है और धुंध और स्मॉग पूरे वातावरण में दिखाई दे रहा है। एनसीआर में जैसे ही सर्दी बढ़ना शुरू हुई है वैसे ही प्रदूषण का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। खासकर नोएडा में पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को जहां नोएडा में AQI 354 रिकॉर्ड किया गया था, वहीं आज शनिवार को सुबह ही AQI 392 पर पहुंच गया। ऐसे में देख सकते हैं आप किस तरीके से धुंध छाई हुई है, विजुअलिटी भी कम हो गई है। ऐसे में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में दुश्वारियां हो रही हैं। खासकर सेहत पर यह प्रदूषण का स्तर बहुत ही घातक है। ऐसे में अफसरों के दावे प्रदूषण नियंत्रण के फेल होते नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन अंकित के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारी को लेकर बैठक की। सीएम योगी ने छठ पर स्वच्छता और सुरक्षा पर खासा ध्यान देने के निर्देश दिए और इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग, मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल सहित जन सुविधाओं के सभी प्रबंध किए जाने के निर्देश दे दिए हैं। लखनऊ के कई प्रमुख घाटों पर छठ पूजा को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, जिनमें मुख्यमंत्री के आदेशों का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। सूर्य और प्रकृति की उपासना के महापर्व छठ पूजा को लेकर राजधानी लखनऊ में तैयारियां लगातार चल रही हैं। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, यानी कि खरना पूजन का दिन है, जब महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रहकर अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करेंगी। हम इस वक्त लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं। लोग अपनी बेदियां बनाकर गए हैं, जगह जगह पर ये बेदी दिखाई देंगी। लखनऊ का ये जो घाट है, ये एक ऐसा घाट है जहाँ पर सबसे बड़ा आयोजन छठ का होता है और यहाँ पर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। इसके साथ में काफ़ी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होते हैं। इन सभी को देखते हुए यहाँ पर लगातार तैयारियाँ चल रही हैं और इस स्वच्छता के साफ निर्देश दिए गए हैं कि साफ़ सफाई बनी रहे, जिसके लिए लगातार यहाँ पर सफाई का भी काम हो रहा है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि छठ पर्व के दौरान सुरक्षा और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए, यानी कि इस पूजा के दौरान किसी को भी किसी तरह की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। पूजा स्थल के पास में पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात रहनी चाहिए। साथ ही मोबाइल टॉयलेट्स और बाकी की जो जन सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। पेयजल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम होने चाहिए। फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर लगा दी गई हैं, जो कि यहाँ पर चौकसी के लिए बैठी हुई हैं और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक इनकी ड्यूटी लगाई गई है। और इसी तरह से क्योंकि कल शाम को जब डूबते सूरज को अर्घ दी जाएगी, उस समय जो आयोजन होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। और ऐसा भी कहा गया है कि भीड़ भाड़ के जगह पर आतिशबाजी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा। ट्रैफिक की व्यवस्था में भी कई सारे बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि लोग भारी संख्या में इस स्थल पर आएंगे और बाकी के भी घाटों पर जाएंगे, जिसको देखते हुए आम जनता को और पूजा करने वालों को कोई समस्या ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा और ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया गया है। साथ ही यहाँ पर कई सारे बड़े लोगों के आने की भी आशंका है, तो यहाँ पर कई नेता भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कल यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने वाला है और सुरक्षा के और स्वच्छता के खास इंतजाम किए जाएंगे, जिसके लिए ये जो घाट है इसके पानी में भी एंटी लार्वा वगैरह का छिड़काव किया गया है, जिससे कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो किसी में ना फैले और लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आप लगातार देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं, जो कि पूजा के लिए अपनी बेदी बना रहे हैं और मैं इनसे बात भी कर लेती हूँ। मैम, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से ही हूँ, मेरा नाम बीटन गुप्ता है। आज आपका व्रत है? नहीं, मैं खरना नहीं करती। अच्छा। मेरा कल रहेगा व्रत। अच्छा, तो आपके घर में इस पूजा का किया जा रहा होगा आयोजन, तो आज के दिन क्या खास होता है उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं। आज तो नहाए खाए हैं, मतलब आज तो जो करता है वो जी करते हैं ना। जी जी। तो तैयारी हो गई सारी पूजा की? अभी चल रही हैं जी। कल तक चलेंगी पूजा की तैयारी, जी। जब तक हम लोग घाट पे ना आ जाएं। जी, तो देख रहे हैं लगातार तैयारियां चल रही हैं। इसी तरह की कुछ तस्वीरें लखनऊ के अलग अलग घाटों से आपको दिखाई देंगी। कई जगह पर अस्थायी जलाशय भी बनाए गए हैं, जहां पर महिलाएं सूरज को अर्घ देती दिखाई देंगी। तो ये पूरी तैयारियां हैं और इस पूरी तैयारी में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। और गोरखपुर में महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जाता है और इसके लिए घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। राप्ती नदी के तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर नगर निगम के द्वारा लाइटिंग की जा रही है। साथ ही नदी के अंदर लोगों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग आकर अपनी बेदी बना रहे हैं और अपनी जगह को पहले से ही चिन्हित कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत ना हो सके। आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोरखपुर में भी तैयारियां अंतिम चरण में है। कल शाम को
डूबते हुए सूर्य को महिलाएं यहाँ पे आके अर्घ देंगी और उसके लिए बाकायदा यहाँ पे आज घाटों पे मेला सा माहौल है। जो व्रती महिलाएं हैं वो या उनके परिवार के लोग यहाँ पे अपनी जगह पहले से ही रिजर्व कर रहे हैं। वेदियाँ बनाई जा रही हैं जिससे जब वो कल शाम को पूजा करने आए और परसों उगते हुए सूर्य को अर्घ देने आए तो उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसीलिए अपनी जगह को पहले से ही रिजर्व कर ले रही है जगह। हाँ, पहले से। तो क्या क्या पूजा में विशेष होता है आप लोग? पूजा में यही रहता है, गन्ना रहता है, नींबू रहता है, नारियल रहता है। तो व्रत कल शाम से शुरू होगा? हाँ, कल शाम से शुरू होगा। जो छोटे वाले रहते हैं, जैसे दोनों रहती हैं तो आज से शुरू करेंगी, और जो बड़ा वाला रहती हैं तो कल से शुरू करेंगी। तैयारी नहीं करेंगे तो कल नहीं, जगह भी नहीं मिलेगा, कल टाइम भी नहीं है। हाँ, जगह पहले से ही रिजर्व है। व्रत रहना है आज से? हाँ, आज से नहीं, कल से रहेंगे। इस वक्त राजघाट पे खड़ा हूँ और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बात करूँ तो नगर निगम प्रशासन ने यहाँ की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया है। अभी 10 दिन पहले ही यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे कम से कम 5 से 6 फीट पानी हुआ करता था। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतर रहा है वैसे वैसे नदी अंदर की तरफ जा रही है और नगर निगम प्रशासन यहाँ पे इंतजाम करने में जुटा हुआ है जिससे जो छठ पूजा के लोग हैं वो आए और यहाँ पे पूजन पाठ करें। इसके लिए बाकायदा जगह जगह बैरिकेटिंग कर दी गई है। नदी के अंदर भी बैरिकेटिंग की गई है कि लोग उसके अंदर ना जाएं और बैरिकेटिंग के इधर ही जो है पूजा पाठ करें। और लोगों को पानी से बचाव के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात रहेगी। अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे निपटने के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। चूँकि बाढ़ इस बार आई हुई थी तो इसलिए इस बार जो तकिया घाट है और हनुमान घाट वहाँ पे पूजा पाठ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने पूजा पाठ प्रतिबंधित कर रखा है। जिले के अन्य हिस्सों में पूजा पाठ किया जाएगा। जिले भर में 500 से अधिक कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं, वहाँ पे पूजा पाठ किए जा रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और छठ को लेकर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ आज भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली। स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी लोगों को भारी भीड़ स्टेशन पर मौजूद रही। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं जिससे लोग खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार जाने वाले लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश बिहार में छठ होता है और सब चाहते हैं कि इस वक्त अपने घर की तरफ जाएं जो नौकरी के लिए बाहर निकलते हैं। पर्व के लिए आज भी तमाम लोग जो हैं वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। आज भी स्टेशन पर उसी तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है जो इतने दिन से लगातार बनी हुई थी। तो इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और देखिए यहाँ पर यात्री एक लाइन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज भी देखिए, आज खरना पूजन के साथ इससे छठ के महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। देखिए पूरे इंतज़ाम रेलवे पर हैं भीड़ को रोकने के लिए और जिस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आरपीएफ की टीम्स पूरी तरीके से तैनात हैं। चेकिंग लगातार हो रही है, लोगों को लाइन में बिठाया गया है क्योंकि देखिए एक बड़ा तबका जो है वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ जाता है। चाहे हर साल अपने घर पे जा पाए ना जा पाए छुट्टियां लेके, लेकिन छठ का जो पर्व होता है बहुत खास होता है। तो यहाँ पर तमाम यात्री उनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं रेलवे के इंतजाम को? स्पेशल ट्रेनों की बात हुई थी लेकिन घंटों घंटों यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, इंतजार तो करना पड़ रहा है। ट्रेन तो अभी मिल नहीं रही है, उसी के लिए। अच्छा, इतनी देर कैसे हो गई? टिकट कंफर्म नहीं हो पाया या क्योंकि टिकट नहीं मिल पा रही है? टिकट नहीं मिल पा रही है, इसलिए आज सफर कर रहे हैं क्योंकि आज ही से तो खरना पूजन की शुरुआत। हाँ आज, हाँ नहीं कल से। तो अब कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा? कब से सुबह से इंतजार? तो 1 बजे टाइम है ट्रेन की, 1 बजे तक आएगी, 1:10 तक आएगी। देखिए इसी तरीके से जो यात्री हैं वो 1 बजे तक का ट्रेन का जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और कई जो यात्री हैं वो यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके टिकट्स कंफर्म नहीं हो पाए थे, अब जाके हुए हैं और अब घर जा रहे हैं। तो देखिए छठ के लिए तमाम जो भीड़ है वो स्टेशन पर देखने को मिल रही है। हालांकि रेलवे ने इंतज़ाम तो किए हैं लेकिन जिस तरीके से लाखों की तादाद में लोग अपने घर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रेलवे की जो सुविधाएं हैं वो भी ठप नजर आई हैं। तो कैमरामैन मुन्नी के साथ फराहान। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।